अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक। बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी कशीदगी, सियासी माहौल खासा कशीदा है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, लेकिन ये इख्तलाफात बहरहाल अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान में पैदा होने वाला ये जो सियासी बहरान है ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो जाम कमाल साहब हैं, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उन पर अपने ही लोग, अपने ही जो इत्तेहादी हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद बड़े पुरएतमाद हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई है ये भी नाकाम हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि मैं किसी तरह से भी मुस्ताफी नहीं हूँगा। जरा आपको सुनवाते हैं कि आज जाम कमाल साहब बात की, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, अब देखना ये जनाब की ये जो सियासी कशीदगी है ये कहाँ तक जाएगी, और आज बिलखुसूस जो प्राइम मिनिस्टर से वज़ीर आला की बात हुई है उसमें मुलाकात में क्या चीज़ें तय पाई हैं, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमने देखा कि बलूचिस्तान की पूरी एक तारीख है कि जब भी हम देखते हैं कि मरकज़ में कोई तब्दीली आती है इसका आगाज़ जो है बलूचिस्तान से ही होता है। तो अब इस बार क्या होने जा रहा है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ तशवीशनाक होती जा रही है। तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि तालिबान हुकूमत को ना ही किसी मुल्क ने जो है वो तस्लीम किया है, और ना ही बैनुल-अक़वामी बरादरी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। अब मसला ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जो बराह रास्त असर होता है वो पाकिस्तान पर होता है, और अफगानिस्तान की जो बिगड़ती मुआशी सूरत हाल है इसके असरात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग, फिर दूसरी तरफ गंदम और दीगर अशिया ज़रूरिया की जो स्मगलिंग है इसने पाकिस्तानी मईशत के ऊपर मनफी असरात मुरतब किए हैं। अब चूंकि डॉलर स्मगल हो रहा है तो डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है, और भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये भी एक अहम वजह है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। ऑलरेडी जो महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, दूसरी तरफ जो IMF है उसकी जानिब से भी महंगाई और बेरोजगारी की मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में भी ये कहा जा रहा है कि मजीद इजाफा होने का इम्कान है। अब ये जो बढ़ती महंगाई है इसका आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, तो कैसे जो है वो काउंटर करेगी गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल पर भी, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले में ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने, उनसे ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, और साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड सीनियर तज्जियाकार और मारूफ कालम निगार जनाब शहजाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं शहजाद चौधरी साहब के पास जाऊँ, ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। लियाकत शाहवानी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, तो इस मुलाकात के हवाले से जरा बताइएगा क्या इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है, उस तरफ से कोई मुकम्मल सपोर्ट है आपको, क्या हुई मुलाकात? जी, मुलाकात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से चीफ मिनिस्टर साहब का जो है ये पहले मुलाकात थी। गुज़िश्ता 3 सालों में वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रहती है, और फिर बलूचिस्तान के ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के स्कीमात हैं, जो बलूचिस्तान की स्कीमात हैं, उस पे जो है गुफ्तगू होती रहती है। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डैम्स बन रहे हैं, जो पहला कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो फेडरल प्रोजेक्ट्स जिन पे तेजी से काम जारी व सारी है, स्पोर्ट्स के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ओवरऑल बलूचिस्तान के जो तरक्की की लिए स्कीमात हैं, उस हवाले से गुफ्तगू हुई है। और रही बात प्राइम मिनिस्टर साहब की फर्म कमिटमेंट और सपोर्ट की, तो वो तो पहले ही दिन यानी लास्ट मंथ जो ही अपोजिशन, जो PDM की अपोजिशन है, पहले तो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने लाया था, तो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, कोलिशन पार्टनर भी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सपोर्ट का उन्होंने कमिटमेंट किया है, और वो कमिटमेंट जो है वो सपोर्ट जारी व सारी है। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यारों उद्दीन साहब और उनके तमाम अराकीन जाम कमाल साहब के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो कोलिशन पार्टनर्स हैं जिसमें ANP है, HDP, JWP, बाप पार्टी के अक्सरियती अराकीन
सब जाम कमाल साहब के साथ। चले, इसमें लियाकत साहब बड़ा अच्छा बता रहे हैं हम, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है कि इतनी सिचुएशन आरामदेह है कमाल साहब के लिए, चीफ मिनिस्टर साहब के लिए। एक तरफ वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि पीडीएम की पार्टियां साजिश कर रही हैं, दूसरी तरफ सब लोगों को पता है कि कुद्दूस बजिंजो जो हैं स्पीकर, उनके और कमाल साहब के दरमियान इख्तलाफात हमेशा रहे हैं और वो भी कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के। तो मेरा सवाल आपसे है कि जी इस मामले में अब जबकि ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है और दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर गेम है, पे कंफर्टेबल है, कुछ तो ख्याल है कि जी एक आध दिन में फैसला हो जाएगा। तो लगता है आपको कि एक दो दिन में फैसला हो जाना है, पहले इससे पहले कि इस पर वोटिंग हो? बिल्कुल, वोटिंग से पहले फैसला हो भी जाना चाहिए, होना भी चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह। इम्कानात हैं, 2 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज में जो सिग्नेटरीज हैं 14 जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे साइन किया है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर होगी असम्बली में। अगर वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो उसके बाद करारदाद जो है अगले 3 दिन से लेके 1 हफ्ते के दौरान वोटिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा असम्बली सेशन, और उसमें तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। मेजॉरिटी हमारे साथ है, मेजॉरिटी उस दिन भी साबित करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर ये पीडीएम वाले उनकी करारदाद होती तो हम नंबर गेम भी शो करते। अब तो सिर्फ ये हमारी गुजारिश है कि अपने ही दोस्त हमारे दूसरी सफ में खड़े हैं, वही तहरीक एतमाद ला रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस दिन से कबल ही एमिकेबली तमाम मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का क्या रोल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। पहले तो इतला ये भी आई थी कि उन्होंने 15 दिन का टाइम लेके दिया है जाम साहब को, कुछ जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात करके मामलात को ठीक करने का। वो कहते हैं कि 15 दिन का वक्त गुजर गया है। वो कहते हैं पहले जाम साहब के साथ थे, अब उनके साथ नहीं है। क्या कहेंगे? सादिक संजरानी साहब जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हैं और रिकॉन्सिलिएटरी जो कमेटी है उसको ऐड कर रहे हैं। अपने तौर पे उनके सिंसियर जो काविशें हैं, एफर्ट्स हैं, पहले भी जारी वसारी थे, अभी भी जारी वसारी हैं। दीगर हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब फर्दन जाके जो नाराज अराकीन हैं उनसे मिले हैं और मजीद मुलाकातों का उन्होंने जो सिलसिला है वो जारी वसारी रखा हुआ है। और मैं नहीं समझता कि ऐसी नाराजगियां हैं कि जो जिद की शक्ल इख्तियार कर लें। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शहजाद चौधरी साहब, आप बलूचिस्तान की इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आज हमने देखा कि दावा कर रहे हैं जाम कमाल साहब के ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी नाकाम हो जाएगी। तो सर ये बहरान हल हो जाएगा या आपको लगता है कि जाम कमाल साहब की कुर्सी खतरे में है? 2 चीजें ना, देखिए इस तरीके से देखिए कि एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। असेंबली के अंदर मामला हो रहा है, असेंबली के बाहर से कोई जोर जबरदस्ती तब्दीली की बात नहीं कर रहा। जब आप ये किसी भी असेंबली, पाकिस्तान की किसी भी असेंबली में जब ये चीज़ देखते हैं तो आपको जमहूरियत के इस्तेहकाम पे एक थोड़ा बहुत यकीन होना शुरू हो जाता है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ही विद इन अ पार्टी एक मसला आया है, विद इन अ पार्टी उसको सॉल्व किया जाएगा। पार्लियामेंट में भी हो सकता है कि उसको ले जाना पड़े, वहां पर रिजॉल्व हो जाएगा। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है और ये एक पॉजिटिव साइन मैं देखता हूँ, इसको नेगेटिव कोई नहीं है। दूसरी बात, बलूचिस्तान की तारीख है जो कि रिसेंट तारीख है, जिसमें यह है कि जब एक पार्टी जीतती है या एक कोलिशन बनती है, यहाँ पर तो एक ही पार्टी है और उसकी फिर साथ बाकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन कोलिशन के दरमियान में भी तब्दीली हुई कि 2.5 साल एक हिस्सा करेगा चीफ मिनिस्टरशिप और फिर उसके बाद अगला जो 2.5 साल होगा वो कोई एक और करेगा। हमने आई थिंक जहरी साहब के मामले में ये देखा। तो ये भी एक तारीख है। अब क्या ये आइडियाज दे रही है बाकी लोगों को? हमने कहा कि ये बजिंजो साहब जो हैं वो ऑलरेडी शुरू में भी एक कैंडिडेट थे और बड़े नाराज हुए जब उनको स्पीकर बनाया गया और इनको मौका नहीं मिला जाम कमाल साहब की जगह पे। तो बाहर सूरत देखिए, एक माइक्रोकॉस्म है बलूचिस्तान। हम तीसरा एक हिस्सा करते हैं बलूचिस्तान में, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर कोई ना कोई हम ढूंढते हैं कि अच्छा इसमें किसी और एक्सटर्नल एक्टर का कोई रोल तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जहां इतने बड़े बड़े मामले कहीं और जगहों पे हो रहे हो वहां पर बलूचिस्तान के अंदर और वहां पे हम मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज छेड़ेंगे जिससे कि ज्यादा छिड़ जाए बात। और फाइनली एक बात है इत्तिशाम साहब, ये मामला बलूचिस्तान में हमेशा ये डेवलपमेंट फंड्स का होता है। जब डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलते चंद लोगों को या कुछ लोगों को या उतने नहीं मिलते जितनी उनको उम्मीद होती है, तो फिर भी इस तरह के शोर शराबा वहां पे उठ जाता है।
तो जरा इधर भी नजर लगाइए, देखिए शायद आपको भी ये आपकी बात सही लग रही है, बड़ी हद तक ऐसी है। मार्शल साहब एक चीज बताइएगा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि पार्लिमानी एतबार से बलूचिस्तान अगर से बड़ा छोटा सूबा है, लेकिन सियासी लिहाज से वो कहते हैं पंजाब से भी बड़ा है, कि खुदा ना खास्ता सियासी अदम इस्तेकाम जब वहाँ शुरू होता है तो इसके असरात मरकज़ पे भी आते हैं। बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी पार्टी के लिए खतरा है, लेकिन आमतौर पर लोग लिंक करते हैं बलूचिस्तान के मसले को, तारीख भी यही बताती। तो आप देखते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है। मेरा ख्याल आगे जाके हम इस पे भी बात करना चाहेंगे कि ये जो आजकल रिसेंट हमारे इस्लामाबाद में और जो मसाइल आए हैं उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र आएगा कि वेदर उसमें किसी किस्म का कोई खतरा मौजूद है या नहीं। मेरी नज़र के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए वहाँ पर जो एक जो फौजी वहाँ पे एक जो इंचार्ज हैं वहाँ पे जो जिनका बहुत बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो भी कैंडिडेट हैं आपके रिपोर्टेडली यहाँ पर किसी अपॉइंटमेंट के लिए। अब अगर इस किस्म की है चीज तो फिर वहां पे उनका भी हट जाना, चीफ मिनिस्टर का भी हट जाना, एक ही वक्त में 2-3 बड़ी तब्दीलियां बलूचिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मुमकिन हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें मिल मिला के हमें एक सेंटर में भी इस्तेहकाम का पैगाम देती हैं, सही, और थोड़ा सा सूबे में भी कोई मुस्तहकम ही हालात नजर आते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली की सोनिया एक चीज जो भी मार्शल साहब ने कही है, मेरा ख्याल है शहवानी साहब हमारे साथ हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। लियाकत साहब एक चीज जो है ना, ये बिल्कुल मुझे अच्छी तरह पता है, बिल्कुल मार्शल साहब सही कह रहे हैं कि हमेशा फंड्स का एक इशू वहाँ पे रहा है। और फिर यह है कि एक वक्त ऐसा भी था कि 65 में से 64 लोग वजीर बना दिए गए, सरदार रिंद बाहर थे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा इसी पे ही होता रहता है। अब आपको लगता है कि क्या कुछ लोगों का ख्याल है जाम कमाल इस हवाले से बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, किसी की बात मिल नहीं रहे, वो फंड्स दे नहीं रहे जो मांगे जा रहे हैं? आप समझते हैं कि ये भी कोई एक वन ऑफ द मेजर इरिटेंट्स है जो इस वक्त नाराज हैं, वो इस वजह से नाराज हैं कि पैसे नहीं मिल रहे उनको तरक्याती कामों के लिए? देखिए हमारे जो नाराज रुफका है उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एक कंप्लेन किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब उनको ज्यादा वक्त नहीं देते और उनको इंतजार करना पड़ता है मुलाकातों के लिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बारहा कहा है कि भाई आप शेड्यूल बनाएं, जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह टाइम अलॉट किया जाएगा और इसमें कोई नाराजगी की मजीद बात रह नहीं जाती। रही बात फंड्स की, तो बलूचिस्तान की तारीख में मैं आपको PSDP बुक भिजवा देता हूँ, आप खुद उस पर शो कीजिएगा, उसका स्टडी करके यकसा तमाम इस्लां में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए। हाँ, एक चेंज है इस जाम कमाल साहब के विजन में कि जो रवायती वो गली नाली सेवरेज बनाना, रोड बनाना, बड़े स्कीमात, मेगा प्रोजेक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, हॉस्पिटल बनाना, जो पास में नहीं रहा। एक चेंज जरूर है कि इस वक्त 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बलूचिस्तान में बनने जा रहे हैं, 13 बॉर्डर मार्केट बनने जा रहे हैं, 3 मार्बल सिटीज बनने जा रहे हैं और 4 मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनने जा रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल जो है तकमील के मराइल में है। कार्डिक हॉस्पिटल 70% काम मुकम्मल हो चुका है। बलूचिस्तान की तारीख का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा में बनने जा रहे हैं। 12 गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल्स बलूचिस्तान में बनने जा रहे हैं। MPS तो लियाकत साहब इसमें बाजार इंटरेस्टेड नहीं लगते। दूसरी बात ये बताइएगा कि ये दूसरी दफा ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, पहली जो पेश की गई थी वो टेक्निकल बुनियादों पर रोक दी गई थी। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या ये जोर से ज्यादा रिजेंटमेंट है जाम कमाल के खिलाफ, लोगों का कोई गुस्सा है या कोई खास स्पेशल वजह है इसकी? देखिए गुस्सा तो उससे ज्यादा जो नजर आता है इसके पीछे एक ग्रैंड डिजाइन है, PDM का साजिश साहब भी है पीछे इसके। मैं PDM की बात कर रहा हूं कि बलूचिस्तान असेंबली में इस वक्त PDM के 3 इंपॉर्टेंट पार्टी जो है, जो पहला अदम एतमाद की तहरीक है उन्होंने लाया था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, अख्तर मेंगल साहब की जमात है, महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात है। और उन्होंने खुद एतराफ किया है कि ये चिंगारी हमने लगाई है, लाइव शो में उन्होंने बताया है। अख्तर मेंगल साहब ने खुद बताया है कि जाम कमाल साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद होगा वो उसको धक्का लगाएंगे। और PDM की ये ख्वाहिश पिछले साल से बार बार वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी कहते रहे, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी कहते रहे, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट बाप की जो पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन पार्टनर प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो
तो लियाकत शाहवानी साहब, बहुत अरसे से ये जो तहफ्फुज़ात का इजहार किया जाता रहा है नाराज अरकान की जानिब से, तो सर आपने नाराज अरकान के जो तहफ्फुज़ात हैं वो सुने, उन्हें हल करने की कोशिश की गई? क्योंकि उनकी तरफ से तो बड़े इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जाता था, फिर हॉर्स ट्रेडिंग का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। बीएपी के जो तर्जुमान है अब्दुर्रहमान साहब, उनकी जानिब से आज जब बात की गई तो देखिए, इल्जामात का तो जाम कमाल साहब ने हमने वाज़ेह कह दिया है कि इल्जाम के साथ जो है एविडेंस भी शो करें, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अब उनके शोल्डर्स पे है, वो साबित करें। और अगर नहीं साबित करते, इखलाकी तौर पे भी गैर मुनासिब लगता है। और अपोजिशन लीडर जो बलूचिस्तान असेंबली में उन्होंने भी ऐसी बात की थी, उसको भी हमने कहा कि अगर एविडेंस आप शो करें तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो उनके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई का हक जो है वो महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रीवेंसेस कहाँ नहीं होते, पार्टीज में होते हैं, घरों में होते हैं, ऑफिसेज में हो सकते हैं, अपोजिशन में, गवर्नमेंट में। ठीक है सर, वक्त चुके कम है सर, आखिरी बात बता दें, अभी आप पूरे एतमाद हैं कि ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल हो जाएगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल होना चाहिए, ये बहरान टल जाएगा? इंशाल्लाह बिल्कुल टल जाएगा, बहरान टल जाएगा, बर्फ इंशाल्लाह पिघल रही है और ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। हमने देखा कि अब तक ना तो तालिबान हुकूमत को किसी मुल्क ने तस्लीम किया और ना ही बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। ये सूरत हाल जो अफगानिस्तान के अंदर है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? शहजाद चौधरी साहब, क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान का मुस्तकबिल? इस वक्त मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, किसी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, फिर मुआशी हवाले से भी बड़े मसाइल का सामना है अफगानिस्तान को, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या है? देखिए, वो कुव्वतें जो कि तालिबान को फेल होते हुए देखना चाहती हैं अफगानिस्तान में, वो इस्तेमाल कर रही हैं उस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लेवरेज को जो उनके हाथ में है। $9.5 अरब पार पड़ा है। वो अगर रिलीज कर दें तो इनके लिए गवर्नमेंट बनाना आसान हो जाएगा। इस वक्त गवर्नमेंट नाम की तो है, एक स्केलेटन तो बन गया है, लेकिन उस गवर्नमेंट की गवर्नेंस नहीं है, क्योंकि उनके पास सही लोग नहीं है, उनको हायर नहीं कर सकते, और बहुत सारी पोजीशन, शायद 75% पोजीशन ऐसी हैं जो अभी तक फिल इन नहीं हुई है। फिर उनको एक्सपर्ट्स चाहिए रियासत को रन करने के लिए, निज़ाम को रन करने के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीजें पैसे से और एक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि अभी तक वहाँ पे ना इकोनॉमी बन पाई है और ना ही वहाँ पे कोई फाइनेंस का कोई जरिया बन पाया। अगला सवाल ये आ जाता है कि क्या इसका रास्ता यही है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, रिकग्निशन होगी तो तब होगा? यानी क्या अगर अमेरिका $9.5 अरब नहीं देता तो चीन या रूस या कतर या कोई और मुल्क मिलके कोई उनका कोई थोड़ा बहुत जरूरियात पूरी कर सकते हैं? आप एक वक्त में तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे एक तवील मुद्दत हुकूमत नहीं चला सकते। तो इसलिए ये एक बड़ा टेम्परेरी और ट्रांजिटरी स्टेप होगा। मुझे यूं लगता है कि कोशिश यही है दुनिया भर की, और आप देख रहे हैं कि इनके पड़ोसी ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, और चीन और रूस और कतर, जो कि जिनके ऊपर के बहुत बड़ा तकिया था उन लोगों का, जो कि समझते थे कि तालिबान के वहां पे आ जाने से एकदम से वहां पे दुनिया का रूप बदल जाएगा। वो इसलिए होल्ड बैक किए हुए हैं कि वो नहीं अपने तल्लुकात बाकी दुनिया के साथ खराब करना चाहते। उनके स्टेक्स बाकी दुनिया के साथ ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशल हैं, बजाय सिवाय उसके कि वो देखें कि अफगानिस्तान में उनके स्टेक्स कितने बेहतर हो सकते हैं। तो जो उनके हाथ में है वो ज्यादा जरूरी है, बजाय एक ऐसी चीज देखने के जो कि अफगानिस्तान में मुमकिनात में से हो सकती है। तो इस वजह से आप हर एक को देख रहे हैं कि उसने होल्ड बैक किया हुआ है। मुझे यूं लगता है मजबूर किया जाएगा तालिबान को। और आज आपने सुना होगा कल के उसके तालिबान के एक तर्जुमान का के मुत्तकी साहब ने कहा है कि अगर दुनिया अपना रवैया अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में नहीं बदलेगी तो एक वेव ऑफ रेफ्यूजीज जाएगी, जो ना सिर्फ एक रेफ्यूजीज की वेव दुनिया भर में होगी, बल्कि उसके साथ
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी डेवलप खराब होगी। और बिल्कुल अर्शदाद चौधरी साहब, यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी गुज़श्ते दिनों हमने देखा कि एक इंटरनेशनल मीडिया को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बात की थी एहतशाम साहब के अगर तालिबान को तनहा किया गया तो ये हमें पुराने तालिबान, अल्लाह ना करे, वो बनते हुए हम देखेंगे। तो सर आपको सूरत हाल क्या लगती है? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रवैया बदलेगा दुनिया का? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो वार्न किया ना, जिस तरीके से बड़ा वाज़ेह तौर पे एक लंदन बेस्ड आउटलेट जो है मीडिया का, उसको मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया। हाँ। शहजाद चौधरी साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का तालिबान का स्पोक्समैन नहीं बनना चाहिए, इनका नुकसान होगा। अब दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। अभी देखें जिस तरीके से बड़ा लेबोरेट इंटरेक्शन हुआ है अमेरिका और यूरोप का तालिबान के साथ, मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा जो उनके, और वहाँ से जो ख़बरें आई हैं, दो मैसेज आते हैं। एक तो है कि जी ठीक है, हम आपको मदद देंगे, 1 बिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन ने कहा जी हम देखें, अमेरिकन भी कहते हैं मदद देंगे NGOs के ज़रिए, लेकिन इसको लिंक ना करें रिकग्निशन से, जिसका जिक्र आपने भी किया अपने। अब सवाल इस वक्त यह है कि ये जो कहत की सूरत हाल पैदा हो रही है, और मई से तनख्वाहें जो है ना, जो लोग नौकरी करते हैं हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट मुलाजमीन है, उनको पैसा नहीं मिला, बुरे तरीके से मामला चल रहे हैं, कहत का ख़तरा है, पैसा आ नहीं रहा, यहाँ से स्मगल होकर $5 मिलियन वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि वहाँ से आया करते थे $4 मिलियन। अब पाकिस्तान की उंगली फंस गई है, कोरोना ने हमें भी मारा हुआ है, उनको भी मारा हुआ है। मेरा सवाल आपसे कि दुनिया अगर नहीं आती मदद के लिए, और चाइना के बारे में तो लोग कहते हैं कि जी फौरी तौर पे पैसे देने के लिए उनके पास वसाइल तो हैं, लेकिन देने के लिए दिल नहीं है। इसी तरह रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशियन के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात होंगी, अपनी इकोनॉमी संभालेंगे, उनको संभालेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मफादात को देखना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का किस लेवल का मफाद है, ये हमें डिटरमिन करना है। क्रिटिकल इंटरेस्ट है या ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, और हम उस सूरत में सिर्फ उतनी ही मदद कर सकते हैं जितनी हमारी पसली है, जितनी हमारी स्पाइन है, उतना हम उनकी मदद कर सकते हैं। और वो यही है कि हम आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिस किस्म की भी है वो हम भी प्रोवाइड करेंगे, और दुनिया भर से जो आएगी उसके लिए एक रास्ता भी तलाश करके आप तक पहुंचाएंगे। यही इस वक्त किया जा सकता है। जिससे मैंने कहा, दुनिया भर के मुल्कों का जो स्टेक्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो मफादात हैं, वो बाकी दुनिया के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं बनिस्बत अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में तो खुद अभी तक वहां पर निज़ाम ही मुकम्मल नहीं हो पाया, इसलिए पाकिस्तान भी रेटिसेंट है, रुका हुआ है कि हमने कोई इस किस्म का कदम नहीं उठाना जिससे कि कोई रैश कदम जाना जाए, या फॉर दैट मैटर अकेले उठाया जाए, ताकि हम शो करें जिससे 1996 में हुआ था कि हमने ही उनको जाके कबूल एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया था। तो मेरा नहीं ख्याल कैसे होगा। मुझे यूं लगता है कि तालिबान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, उनको रवैया बदलना पड़ेगा, उनको अपनी हुकूमत की तश्कील के अंदर जो भी तक मामला आते हैं उसको बदलना पड़ेगा। उनको वो तमाम चेहरे जिनको वो इस वक्त नहीं लाना चाहते, शायद उनको साथ शामिल करना पड़ेगा, और एक जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो कि गालिबन अशरफ गनी के आखिरी दिनों में और अमेरिका चाह रहा था आखिरी 5-6 माह के अंदर, जब से ये दोहा एग्रीमेंट हुआ था, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जिसके अंदर तालिबान का भी हिस्सा हो, उसको एक मुल्क बनाया जाए, वो अल्टीमेटली मुझे बनती नजर आती है। अगर उस शिद्दत के साथ नहीं जिसके अंदर के तालिबान, जिसमें के तालिबान और वो बराबर हो, बल्कि तालिबान का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो, लेकिन और लोग आने चाहिए, तब जाके किसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में बेहतर होगी। इसमें वही बेहतर रास्ता है। तो सब लोग कह रहे हैं, सब लोग, पाकिस्तान भी, दुनिया भी कह रही है कि जी वसी और बुनियाद हुकूमत इंक्लूसिव होनी चाहिए, सब लोगों के साथ लेके चलना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि आप नहीं समझते कि तालिबान ने अपने लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है, ये इंटरम सेटअप जो उन्होंने 10 माह का दिया है, ये बड़ा लंबा पीरियड नहीं है कि 10 माह में यही चलेगा। इस दौरान जो उनको ज़रूरत है दुनिया उनके साथ चले, और शराइत पे शराइत बाहर से आ रही है, तो ये तैयारी नहीं है कि भाई आप बजाय इंटरम सेटअप देने की आप सबको लेके आए, बिठाएं, और ताकि आपके मामला चलें। देखिए, इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और नोट करें, बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका ने भी कहा है और जर्मनी में भी कहा है और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि हम जो भी मदद देंगे वो डायरेक्टली अवाम तक पहुंचाएंगे। वो NGOs के थ्रू जाती है, वो बाकी अफगानियों को कैसे पहुंचाते हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी, अपने एवेन्यूज़ हैं, लेकिन वो हुकूमत को नहीं देंगे, अफगान गवर्नमेंट को नहीं देंगे, तालिबान की गवर्नमेंट को नहीं देंगे। जब तक गवर्नमेंट के पास अपने मीन्स रेवेन्यूज़ के नहीं बनते, उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, उनको तकरीबन सैंक्शंस में रखा हुआ है, उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है, उस वक्त तक, जब तक खुल के ट्रेड नहीं होगी, उस वक्त तक उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, और जब तक वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, उनकी गवर्नमेंट नामुकम्मल तौर पर अपनी जगह पे आएगी, ना ही गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो सकेगी। ये बहुत बड़े मिसिंग लिंक्स हैं इस वक्त अफगान रियासत और अफगान माशरे और
इकोनॉमी में कि जब तक ये मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक आपको कोई भी शक्ल अफगानिस्तान की उभरती नजर नहीं आती। और हम वो तमाम लोग और या बाकी लोग जो समझते थे कि एक बहुत बड़ा मार्का हो गया इस वक्त जो कि तालिबान वहां पे हुकूमत में आ गए, मुझे यूं लगता है कि हमने जल्दी उस फैसले पे पहुंचे। हमने उन ताकत का हमने एहसास नहीं किया जो कि दुनिया के पास इस वक्त पैसे की सूरत में या डॉलरों की सूरत में या अपनी ट्रेड के सैंक्शंस की सूरत में जिस तरीके से उनके हाथ में एक ताकत मौजूद है। तो पाकिस्तान को भी मिलकर साथ चलना पड़ेगा दुनिया के, हम अकेले कोई कदम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वेस्ट को भी इस हवाले से बड़ी तशवीश है, अमेरिका जो है वो हम देखते हैं कि जिम्मेदार ठहरा रहा है, अपनी हार का मलबा किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर डाल रहा है। हालिया आप देखें इंडिया में बैठकर जो वेंडी शर्मन है उनकी जानिब से जिस तरह के बयानात दिए गए पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहाँ स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है आपको? जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि उस तरह से स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए अफगानिस्तान का, तो आपको लगता है कि पॉलिसी में कोई तब्दीली लानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, एक बड़ा तारीखी जुमला है कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो अमेरिका की दोस्ती उनकी दुश्मनी से भी ज्यादा सख्त और खराब हो जाती है। तो वी आर इन दैट लकी फेज जहां पर के हमें उनकी दोस्ती से थोड़ा सा फासला मिल गया है, यानी अमेरिका दूर चला गया है। जब दूर चला गया तो हमें थोड़ी आज़ादी मिल गई है। आप इसको आज़ादी का मौका तस्वर करें पाकिस्तान, और इसके अंदर अपने अंदर, वरना होता यह है कि अमेरिका जब आपके साथ मुंसलिक हो जाता है, यहाँ पे मुंसलिक हो पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्टली या खत्ते की थ्रू मुंसलिक हो, फिर बाकी ममालिक मजबूर हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके मसाइल हैं, उसके अंदर कोई ना कोई असिस्टेंस का किरदार अदा करना पड़ता है, तो पाकिस्तान को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब जबकि अमेरिका थोड़ा दूर हटा है तो आपके पास वो फ्रीडम आ गया, आप अपने अंदर वाले मसाइल जो हैं, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, या आपके गवर्नेंस के मसाइल हैं, या पॉलिटिकल मसाइल हैं, उधर तवज्जो करें, इंटरनल स्ट्रेंथ गेन हासिल करें, ताकि आपको किसी का कोई आला कार ना बनना पड़े। आपको जो फासला मिला है अमेरिका से, इसको एक बड़ी गनीमत जानना चाहिए और इसको बेहतर इस्तेमाल करना। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एहतशाम साहब, क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कह रहा था शहजाद साहब, वो सिर्फ कहते हैं काउंटर टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान से कोई हमने और एंगेजमेंट नहीं रखनी। बिल्कुल ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, सारे मसाइल अपनी जगह जिन पर रोजाना हम बात करते हैं, लेकिन मेरा आम आदमी का, हम सबका इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है बढ़ती महंगाई। हमने देखा कि अभी एक महीना भी शायद नहीं हुआ एहतशाम साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, एक बार फिर से ये खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि IMF की जानिब से भी पेशगोई की गई है कि महंगाई और बेरोजगारी में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। तो एहतशाम साहब, ये बढ़ती महंगाई को कैसे काउंटर किया जाए? आवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखिए सोनिया, जिस तरीके के इक़्तिसादी और हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं और जो मुश्किलात हमारी हैं अपनी जगह पे हैं, और जब भी हुकूमत बिजली बढ़ाती है, गैस बढ़ाती है और ख़ास तौर पे पेट्रोल बढ़ाती है, तो सारे वज़ीर आके चौधरी साहब TV पे कहते हैं देखें जी मुकाबला करें बाकी मालिक से, और जनाब हमारी प्राइसेस बहुत कम है, आटा चीनी गंदम बाहर से। अब देखें ये सियासी तौर पे अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। भाई आप अपने मुल्क की हालत देखें, बाहर का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, हुकूमती लोग ये कहते हैं कि जी $12 बिलियन हमने वापस करना है कर्जे की सूरत में इस साल। हमारे पास कोई कुशन है ही नहीं कि हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई रिलीफ दे सकें। और IMF की इतनी कड़ी शराइत हैं, आप देख लें 2 किस्तों के बाद प्रोग्राम सस्पेंड हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर अब इस्तांबुल बैठे हुए हैं, अब जा रहे हैं अमेरिका, बातचीत करेंगे, अब छठा रिव्यू भी होना है, पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बाद वो फैसला करेंगे मदद देनी है कि नहीं देनी। लेकिन एक ही बात उनकी है, वो कहते हैं जी आपने पैसा लिया है, $6 बिलियन का मुआहदा है 3 साल का, आप बताएं ये पैसा वापस कैसे करेंगे। हम नहीं बता पाते कैसे करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। अब फिर टैक्स नहीं लगा रहे, बाकी चीज़ें बिजली भी बढ़ा रहे हैं और चीज़ें बढ़ा रहे हैं, नतीजतन जो है ना हमें मुश्किलात का सामना। और सबसे बड़ा अहम मसला जो है ना वो मिसमैनेजमेंट है, सप्लाई डिमांड का मसला अपना है, फिर आड़ती मिडल मैन का मसला है। जब बात होती है महंगाई की तो उसमें हुकूमत का इस लिहाज से मैं समझता हूँ
टोटल फेलियर है, कोई इसमें अब तक काबू नहीं पा सके। प्राइम मिनिस्टर साहब उठते बैठते ये बात कह रहे होते हैं, कितने इस हवाले से मीटिंग उन्होंने खुद चेयर की हैं, कुछ बात नहीं बन रही। अहम बात यह है कि जी वाइबल इकोनॉमिक एक एजेंडा जो होना चाहिए था वो उसको इम्प्लीमेंट कराने में हुकूमत अभी मुश्किलात का शिकार है। जो लोग बैठे हैं कैबिनेट में, इलेक्टेड लोग हैं, उनका नुक्ता नज़र कुछ और है, अनइलेक्टेड हैं, वो उन्हें परवाह ही नहीं है कि आपके साथ मेरे साथ क्या होता है। तो सवाल तो ये है कि एक पेज पे बैठ के सोचें कि क्या करना है, महंगाई को कैसे रोकना है, कोई तरीकाकार क्या होगा, आपने रेवेन्यूज अपने कैसे बढ़ाने हैं। महंगाई बाय द वे हुकूमत कह रही है 8%। वो डॉक्टर आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, फीस पाशा साहब, वो कहते हैं कि बाय द टाइम अगले जून तक ये चौधरी साहब ये 12% तक महंगाई चली जाएगी। अब इन हालात में हुकूमत कहती है हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और जो एक मैकेनिज्म पैदा होना चाहिए था ठीक करने का हालात वो पैदा नहीं हो रहा। सही। शहजाद चौधरी साहब, एक तो हुकूमती नायली है जिसको बड़े अच्छे से एहतशाम साहब ने बात भी की इस पर, लेकिन दूसरा जिस तरह से गवर्नमेंट बात कर रही है कि अब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, फिर कोविड का भी एक फैक्टर है, जिस तरह से अभी बात हुई अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी एक फैक्टर आ जाता है, डॉलर स्मगल हो रहे हैं जिसकी वजह, गंदम स्मगल हो रही है जिसकी वजह से ज़ाहिर डिमांड बढ़ गई है, फिर तेल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। तो आप समझते हैं कि ये भी फैक्टर हैं, ये भी एक इम्पैक्ट है? यही फैक्टर है और उसके अंदर सबसे बढ़ के देखिए 22 करोड़ का मुल्क है ये, कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। इस 22 करोड़ के लोगों को सहूलियात देना, पैसे लगते हैं तो मिलेंगे, अच्छा, और पैसे नहीं है तो सहूलियात नहीं मिलेंगी। अब पैसे कहाँ से आ सकते हैं गवर्नमेंट के पास? या तो ये बहुत ज्यादा ट्रेड करती हो, प्रोडक्शन बढ़ी रही हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, उस पर वैल्यू एडिशन हो, आप चीज़ों से बाहर से ट्रेड करके पैसा कमा लें, वो भी एक बड़ी लिमिटेड हमारी कैपेसिटी है, हमने उस पर कभी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इनकम टैक्स यहाँ देता कोई नहीं है। अच्छा, जब इनकम टैक्स नहीं देना तो इस गवर्नमेंट ने जो भी इसका कोई थोड़ा बहुत इसका रह गया है, इफेक्ट रह गया है, उसको मेंटेन करने के लिए इनको रेवेन्यू तो चाहिए, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन आ जाती है। इसलिए बिजली जो कि लोगों ने इस्तेमाल करनी है, पेट्रोल और तेल जो कि लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है, गैस, ये इन चीज़ों के अंदर, और ये जो एडिबल ऑयल होता है, जब आप ये चीज़ें चार जो है इनके अंदर जब आप लगाएंगे तो इनके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से इनकी कीमतें आपको हमेशा चढ़ती नजर आएंगी। बाकी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कमोडिटीज़ इंटरनेशनली इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं कि हम असल में अगर उन कीमतों पर चलें जो इस वक्त इंटरनेशनल है तो शायद हमारे लोग बिल्कुल ही चीख पड़े। तो कहाँ पे थोड़ी बहुत रिलीफ देनी है, कहाँ थोड़ी बहुत किसी को, और फिर खास तौर पे यहाँ पे जो अमीर तबका एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जिस किस्म का यहाँ पे दिया जाता है, मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ा नजरसानी करने की जरूरत है। साहब एक चीज पे जरूर कमेंट कीजिएगा। देखें, अब जो लेटेस्ट फिगर आया वर्ल्ड इकोनॉमी में, जो कहते हैं कि 5.4% जो है ना वो महंगाई इन्फ्लेशन रही है पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, और उसका इफेक्ट डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पे भी पड़ा है। लेकिन जो साहब दूसरा लोग ये भी कहते हैं कि भी देखें, जब से पाकिस्तान बना 2018 तक ये खाने का तेल, ऑलिव ऑयल के जो आप जिक्र कर रहे हैं कि वो 135 रुपये पर किलो से ऊपर नहीं गया, 2018 से अब तक ये 360 रुपये किलो हो गया है। अब नतीजतन लोग परेशान हैं। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी ज़रूरियात की चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, ख़ैर मौजूद हैं, असल मसला है कि मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें। हुकूमत का कोई जिस तरीके से मिडल मैन का एक इंस्टीट्यूशन है उसको तोड़ने में कामयाबी नहीं हुई। आपके ख्याल में यहाँ क्या करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है जहाँ सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी दी जाती रही है अब तक, एडिबल ऑयल उसमें शामिल है, बाकी चीज़ें शामिल हैं, वहाँ पर तो आपने अब सब्सिडी दे के हुकूमत ने पैसा जो सारिफ है उसकी जगह पे पैसा दिया और उसको कीमत वही सस्टेन की। अब वो आज तक हम करते रहे हैं, उसकी वजह से अब जब वो काबिलियत ख़त्म होगी सब्सिडी देने की, आपने खुद का $12 अरब इस साल में वापस करना है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अच्छा, आप इस फाइनेंशियल ईयर में $12 अरब वापस करना है तो $12 अरब कहीं से निकालना तो पड़ेगा। अब सब्सिडियां कम होंगी, रिलीफें कम होंगी, टैक्स रिबेट कम होंगे, जब ये चीजें कम होंगी तो लोगों की चीखें उठेंगी। अब ये अमीर तबका है, ये वो लोग हैं जो एडिबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं या जो टैक्स रिलीफ ले सकते हैं या जिनको टैक्स रिबेट मिलता है या एक्सपोर्ट रिबेट मिलता है, ये वो लोग हैं। आम आदमी जो है जिसने के मोटरसाइकिल के अंदर तेल डालना है या उसने जाके चीनी खरीदनी है या उसने जाके दाल खरीदनी है, उसको तो वही कीमत पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गरीब आदमी पिसा जा रहा है, उसकी पावर ऑफ परचेजिंग ज्यादा नहीं हो रही जबकि कीमतें बढ़ती जा रही। बिल्कुल, हम कहते तो हैं कि ग्रोथ इकोनॉमी है, लेकिन ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर वहां ग्रोथ नहीं हो रही जहां पर लोगों को जरूरत हो, उनकी जेब में थोड़ा सा पैसा जाए ताकि वो इस महंगाई का इंटरनेशनल है या हमारी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है उसका मुकाबला कर सके। तो ये मुझे
बड़ी कमजोरी नजर आती है। ठीक है। अच्छा एहतिशाम साहब, शौकत तरीन साहब ने तो उम्मीद जाहिर की है कि छठी किस्त मिलने वाली है IMF से, तो आपको लगता है कि उसके बाद मामलात में कुछ बेहतरी आएगी? और दूसरा सर, IMF की जो सख्त शराइत हैं बिजली की कीमतों में, तो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि फिलहाल हम इजाफा नहीं करेंगे, पेट्रोल के हवाले से भी अभी हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा या फिर उन शराइत पर अमल करना ही होगा? लेकिन सोनिया, IMF का जो प्रोग्राम है हमेशा चौधरी साहब, इसको लोग कहते हैं कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, ये इसमें पॉलिटिकल शराइत भी शामिल करते हैं। फेटफ आप देख लें, वो भी कहते हैं कि इसमें आगे, अगरचे फेटफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चाइना के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनका किस बुनियाद पे दिए गए हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दिए गए हैं, उसको उन पर एतराज़ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसका एक एलिमेंट अमेरिका के साथ भी है। दूसरा, वो ये ज़रूर कहते हैं कि आपने पैसे लिए हैं, बताएं वापस कैसे करेंगे। नतीजा तो उन कहते हैं जी प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ा दें। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से हुकूमत के पास थोड़ा बहुत जो कुशन है, जिसकी तरफ चौधरी साहब ने भी इशारा किया है कि जो हार्ड प्रेस्ड लोग हैं, जहाँ पे आप वाकई समझते हैं कि सब्सिडी देने की ज़रूरत है, वो आप दें। और जो खामखा के आपने लोगों को रिलीफ धड़ाधड़ दिए हुए हैं अपने मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर के लोगों को, उसमें कमी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये इंश्योर करें कि ठीक है, तो अभी जो लोगों ने रिटर्न फाइल की है वो 3 मिलियन के करीब हो गई है। इसमें से आधे से कम लोग जो हैं वो उन्होंने सिफर अपनी फाइल की है जी चौधरी साहब, उसमें टैक्स ही नहीं लोग देते जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर सवाल ये है, अपना रेवेन्यू कलेक्शन जब तक सिस्टम नहीं होगा हमारे लिए मुश्किल। रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करने की जरूरत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड सीनियर तर्जियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतिशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।